बच्चों, मैंने कल की वीडियो में आपको कुछ वर्क दिया था करने के लिए और फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी आपको बताया था कि कैसे कैसे आपको लिखना है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने लिखा होगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन का जो है मैं आपको करा चुकी हूँ आंसर। अब हम सेकंड उस पर चलते हैं क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन है, महाजनपदों के विशिष्ट अभिलक्षणों का वर्णन कीजिए। इसमें इसका उत्तर हमें वही मिलेगा जहां पर हमने महाजनपदों के विषय में पढ़ा था। तो बच्चों, अब मैं वहीं पर वापस से जाती हूँ आपको आंसर बताने के लिए, ताकि आपको आपके लिए इजी हो सके आंसर लिखना इस क्वेश्चन का। बच्चों देखिए, दूसरे क्वेश्चन का आंसर देखने के लिए हम 16 महाजनपद पर आ चुके हैं। यहाँ पर इसका आंसर हमें बड़ी आसानी से मिल जाएगा। देखिए, जैसा कि हम ये पढ़ रहे हैं इसमें, या पढ़ चुके हैं कल की वीडियो में, कि आरंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है। यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का वो समय था जब भारत में 16 महाजनपद अस्तित्व में थे। तो निश्चित सी बात है, वेदों का समय था, तो उस समय भारत में वर्ण व्यवस्था थी। इसलिए जो इसका फर्स्ट पॉइंट बनता है 16 महाजनपदों की विशेषता में, तो पहला यही था कि सभी महाजनपदों पर क्षत्रिय राजाओं का राज्य था। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इस काल में कुछ राज्य जो थे वो उनमें राजशाही थी, अर्थात राजा का शासन था। देखिए, सेकंड पैराग्राफ में देख लेते हैं, अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन होता था, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिनमें गण और संघ के नाम से प्रचलित थे, जो गण और संघ के नाम से प्रचलित थे। अब इनमें क्या भेद था? इनमें भेद ये था कि गण और संघ में कई लोगों का समूह शासन करता था और इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये हमारा सेकंड पॉइंट हो जाएगा। सेकंड पॉइंट में आप ये भी जोड़ सकते हैं कि भगवान महावीर और महात्मा बुद्ध जो थे वो इन्हीं गणों से संबंधित भी थे, जिनमें के एक संघ मिलकर के राज्य के शासन को चलाता था। थर्ड पॉइंट यदि लेते हैं हम, तो देखते हैं कि फिर फर्स्ट पैराग्राफ में जाना पड़ेगा कि इस काल को प्राय आरंभिक राज्यों, नगरों, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता है। यानी कि ये भी एक विशेषता थी 16 महाजनपदों की विशेषताओं में, और यही वह काल था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यह आ जाएगा कि जब बौद्ध और जैन सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ। यानी कि भारत में जो है, यानी कि परंपरागत वैदिक धर्म से हट करके कुछ हुआ और बौद्ध तथा जैन सहित विभिन्न विचारधाराएं अस्तित्व में आई। अब नेक्स्ट पॉइंट के लिए हम देख लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है इसमें मैप समझाते समय, कि मैप पर हम चल रहे हैं। मैप आगे है बच्चों, थोड़ा हमें नीचे जाना पड़ेगा इसके लिए। तो मैप में मैंने आपको पहले भी बताया था कि अधिकांश का क्या, ये मान लीजिए कि अधिकांश थे ही। यानी कि देखिए, इन सब की स्थिति जो है महाजनपदों की, वो उत्तर भारत में ये स्थित थे। ये आप पूरा का पूरा देख सकते हैं। और केवल एक जो है महाजनपद ऐसा था, अशमक, जिसकी स्थिति दक्षिण में थी। तो ये भी हमारा एक पॉइंट बन जाता है महाजनपद काल की विशिष्टताओं में। उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ विशेष महाजनपद थे जिनका नाम बौद्ध और जैन दोनों ग्रंथों में मिल जाता है। वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार और अवंती, ये भी महाजनपदों की विशेषता है।
देखिए बच्चों, महाजनपदों के ऊपर जो आपका क्वेश्चन बनता है, जो फिलहाल दिया हुआ है 100 से 150 शब्दों का, ये 5 नंबर में है, लेकिन इसके अतिरिक्त आपका 2 नंबर में भी आ सकता है कि महाजनपदों की कोई 2 विशेषताएं बताइए, और 1 नंबर में भी कुछ विशेष रूप से पूछा जा सकता है कि 2 महाजनपदों के नाम लिखिए, या कुछ भी इस तरीके से आपके ऊपर इससे रिलेटेड पूरे पैराग्राफ से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है और आता भी है। अब हम इसमें कुछ और देख लेते हैं कि वज्जी संघ की ही भांति, देख लीजिए, वज्जी संघ की ही भांति कुछ राज्यों में भूमि सहित अनेक आर्थिक स्रोतों पर राजा गण सामूहिक नियंत्रण रखते थे। यानी कि भूमि किसकी थी? राजा की थी। और यदि संघ था वो, तो उसमें जो पूरा का पूरा एक ग्रुप था जो इसे चला रहा था, संघ को, उनका जो है भूमि पर पूरा अधिकार था। और प्रत्येक महाजनपद, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसमें, कि प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी। बच्चों इस आंसर को पॉइंट में लिखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट, इसमें प्रत्येक राजधानी होती थी, इसी में हम ये जोड़ देंगे जिसे प्राय किले से घेरा जाता था। अब किले से घेरा जाता था, ये बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। किलेबंद राजधानियों के रखरखाव और प्रारंभिक सेनाओं, अब नेक्स्ट पृष्ठ पेज पर हम चलते हैं, और नौकरशाही के लिए भारी आर्थिक स्रोत की आवश्यकता होती थी। अब आर्थिक स्रोत, अब आप देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट आपका बन जाएगा कि कहां से आर्थिक स्रोत थे। आर्थिक स्रोत थे कि शासकों का काम किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों से कर तथा भेंट वसूलना माना जाता था। देखिए ये इनकी आय के स्रोत थे। और साथ ही साथ संपत्ति जुटाने के लिए का एक वैध उपाय पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करना भी था, जिससे कि इन्हें काफी मात्रा में धन मिल जाता था, और साथ ही साथ एक बड़ी भूमि का टुकड़ा भी इनके हिस्से में आ जाता था। ये सब जो है महाजनपदों की विशेषताएं हैं। और ये भी इसमें एक पॉइंट हम जोड़ सकते हैं कि जिन्हें एक राज्य जो था, बाकी राज्य अब भी सहायक सेना पर निर्भर थे, जिन्हें प्राय कृषक वर्ग से नियुक्त किया जाता था। ये सब पॉइंट जो हैं बच्चों, हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर देने के लिए पर्याप्त हैं। तो सेकंड क्वेश्चन के बाद अब हम अपनी स्टडी आगे जारी रखते हुए, जहां पर हमने कल छोड़ा था वहां से स्टार्ट करते हैं। 2.2 16 महाजनपदों में प्रथम मगध। देखिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में यदि आप देखते हैं तो 16 महाजनपद दिखाई देते हैं, लेकिन धीरे धीरे मगध, देखिए मगध का ही नाम इसीलिए दिया गया है क्योंकि कुछ ना कुछ तो इसमें इम्पोर्टेंट चीज होगी, कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण बात होगी, क्योंकि धीरे धीरे मगध ने अपने आसपास के सभी महाजनपदों का विलय अपने आप में कर लिया था। और देखिए इसका श्रेय, इसमें तो आप पढ़ेंगे अपनी बुक में केवल सम्राट अशोक के बारे में, लेकिन इसका श्रेय इससे पहले के कई जो है राजवंश उन्हें भी जाता है। प्रथम में बृहद्रथ वंश का यहाँ पर शासन था सबसे पहले, उसके बाद जो है यहाँ पर नंद वंश का शासन भी रहा। बीच में और भी कई जो है वंश अस्तित्व में आए। तो इस प्रकार से, और नंद वंश के विषय में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि सिकंदर ने उस समय भारत पर आक्रमण किया था, और सिर्फ नंद साम्राज्य यानी जिसे मगध कहा जाता था, उसकी विशालता को देख करके, उसकी विशाल सेना से डर करके सिकंदर की सेना ने भी आगे बढ़ने से मना कर दिया था। अब इसे कंटिन्यू करते हैं, आगे देखते हैं कि 6ठी शताब्दी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध आधुनिक बिहार में है, देखिए सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। आधुनिक इतिहासकार इसके कई कारण बताते हैं। एक यह है कि मगध क्षेत्र में, देखिए कारण कई हैं। मगध एक शक्तिशाली
ऐसे ही नहीं बन गया शक्तिशाली महाजनपद, इसके कुछ कारण भी रहे होंगे। देखिए हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है, तो इसी प्रकार यहाँ भी है। एक पहला कारण बताया है कि मगध क्षेत्र में खेती की उपज खास तौर पर अच्छी होती थी। अब जब खेती की उपज अच्छी होगी तो वो साम्राज्य जो है, वो राज्य जो है समृद्ध होगा ही होगा। और दूसरा यह था कि लोहे की खदानें आधुनिक झारखंड में, यानी कि उस समय बिहार में ही थी, तो वो उनके पास थी और इससे उन्हें लोहा भी बड़ी आसानी से उपलब्ध था, यानी कि खानों पर उनका नियंत्रण था, जिससे कि वो अस्त्र शस्त्र काफी बड़ी मात्रा में और कृषि संबंधी उपकरण बना सकते थे। अब जंगली क्षेत्रों से, जंगल चूंकि घना है उस एरिया में, तो वहां पर जंगली क्षेत्रों में हाथी उपलब्ध थे, जो सेना के एक महत्वपूर्ण अंग थे, यानी कि सेना का एक महत्वपूर्ण अंग थे हाथी, जो उस क्षेत्र में उन्हें बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। साथ ही गंगा और उसकी उपनदियों ने, देखिए गंगा और इसकी उपनदियों ने आवागमन का जो है सस्ता और सुलभ साधन इस राज्य को उपलब्ध कराया था। लेकिन आरंभिक जैन और बौद्ध लेखकों ने मगध की महत्ता का कारण विभिन्न शासकों की नीतियों को बताया है, यानी कि विभिन्न शासकों की नीतियों को बताया। सब शासकों ने कुछ अलग अलग नीतियां अपनाई होगी, इसीलिए मगध का महत्व बढ़ गया। इन लेखों ने क्या बताया है कि इन लेखों के अनुसार बिंबिसार, देखिए बिंबिसार जो थे ये हरियंक वंश से थे। बिंबिसार के बाद दिया है नाम अजातशत्रु और महापद्मनंद। देखिए सब इम्पोर्टेंट शासक हैं मगध में मौर्य वंश से पहले के। जैसे प्रसिद्ध राजा अत्यंत महत्वाकांक्षी थे और इनके मंत्री उनकी नीतियों को लागू करते थे। अब नेक्स्ट यानी कि लास्ट, इस पृष्ठ के लास्ट पैराग्राफ में देख लेते हैं कि प्रारंभ में राजगाह दिया हुआ है। इसमें नाम राजगाह जो है ये प्राकृत नाम है, वैसे जो हिंदी का नाम है वो है राजगीर, ये बिहार में है, मगध की राजधानी थी। देखिए राजगृह से भी पहले मैं आपको बता दूं, कुछ समय के लिए गिरिव्रज भी यहाँ की राजधानी रही थी, वो भी हालांकि वहीं पर है बिहार में ही। उसके बाद राजगृह बन गई। और इस शब्द का अर्थ क्या है, ये सबसे रोचक बात है। तो अर्थ क्या है, राजाओं का घर। पहाड़ियों के बीच बसा राजगाह एक किलेबंद शहर था, एक किलेबंद शहर था। बाद में देखिए आप के मौर्य शासकों के समय में, यानी कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र यहाँ की राजधानी बन गई, जो आधुनिक जो है पटना के नाम से जानी जाती है। बिहार की जो इस समय राजधानी है, कैपिटल है। तो वहां पर गंगा के रास्ते आवागमन के जो है अच्छे आवागमन के सस्ते और अच्छे मार्ग उपलब्ध थे। अब देख लेते हैं, नीचे एक चित्र दिया हुआ है एक भूखंड का, तो दिया हुआ है कि इन दीवारों का निर्माण क्यों किया गया होगा। तो इन दीवारों का निर्माण, निश्चित सी बात है, दीवारें कुछ दिखाई गई हैं यहाँ पर, तो बस्तियों को किलेबंद करने के लिए किया गया होगा, जिससे कि दुश्मन हमला ना करे, यानी कि अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान शासकों ने रखा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर रुख करते हैं और देखते हैं एक आरंभिक साम्राज्य। एक आरंभिक साम्राज्य मौर्य वंश के बारे में हम यहाँ पर आपसे चर्चा करने वाले हैं। सबसे आप पहले ब्रैकेट में देख लीजिए, इधर ब्लू बॉक्स में लिखा है, नीले बॉक्स में है भाषाएं और लिपियां। ये आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें बच्चों, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इसके अंदर अशोक के अधिकांश अभिलेखों के बारे में बताया गया है जो प्राकृत भाषा में है, जबकि पश्चिमोत्तर यानी कि पाकिस्तान कह सकते हैं, से मिले अभिलेख जो हैं वो अरामैक और यूनानी भाषा में हैं। प्राकृत के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, जबकि पश्चिमोत्तर के कुछ खरोष्टी में हैं। अरामैक और यूनानी लिपियों वाले जो हैं अशोक के अभिलेख वो अफगानिस्तान से मिले हैं। अब अरामैक और यूनानी, क्योंकि दोनों ही विदेशी लिपियां हैं,
एक रोमन है तो दूसरी यूनानी है, तो उनसे यानी कि टच रहा होगा कहीं ना कहीं मौर्य साम्राज्य का, तभी इन भाषाओं में लिखे गए, नहीं तो अन्यथा ब्राह्मी और खरोष्टी ये दोनों तो उस समय काफी प्रचलित थे भारत में। अब देखते हैं एक प्रारंभिक राज्य, पॉइंट 3। मगध के विकास के साथ साथ मौर्य साम्राज्य का भी उदय हुआ। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य लगभग 321 ईसा पूर्व 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने देखिए मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर दी। मौर्य साम्राज्य जो है पश्चिमोत्तर में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला हुआ था, यानी कि पूरा भारत तो था ही, उसके साथ साथ अफगानिस्तान और बलूचिस्तान, आधुनिक अफगानिस्तान, उस समय तो खैर भारत का ही एक अंग था। उनके पौत्र अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र अशोक ने, जिन्हें आरंभिक भारत का सर्वप्रसिद्ध शासक भी माना जा सकता है, कलिंग पर विजय प्राप्त की, आधुनिक उड़ीसा जिसे कहते हैं। कलिंग विजय बहुत एक महत्वपूर्ण उस समय विजय थी अशोक की, सम्राट अशोक की, जिसने उनके जीवन में भी एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया था। अब थोड़ा सा देख लेते हैं 3.1 में मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करना। अब क्या वो चीजें हैं जिनसे हमें मौर्य राजवंश के बारे में जानकारी प्राप्त होगी? तो विभिन्न स्रोतों का इस्तेमाल जो है इतिहासकारों ने किया है मौर्य राजवंश के बारे में जानने के लिए। इनमें पुरातात्विक प्रमाण भी शामिल हैं, विशेष रूप से मूर्तिकला। मौर्य कालीन इतिहास के पुनर्निर्माण हेतु समकालीन रचनाएं भी मूल्यवान सिद्ध हुई। देखिए रचनाएं कौन सी थी? दो महत्वपूर्ण रचनाएं यहाँ पर दी गई हैं। पहली है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, क्योंकि देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है यूनानी सेनापति सेल्यूकस को हराया था, और सेल्यूकस को हराने के बाद आपस में जो है वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ सेल्यूकस की पुत्री का विवाह हुआ था। उसके बाद यूनानी राजदूत मेगस्थनीज जो है मौर्य दरबार में रहा, उसने अपनी एक पुस्तक लिखी है इंडिका। हालांकि इसके आज हमें पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं है, इसके कुछ अंश ही हमारे पास हैं, लेकिन वो हमें बहुत बेहतरीन जानकारी देकर जाते हैं। एक और स्रोत है जिसका उपयोग प्राय मौर्य साम्राज्य के बारे में जानने के लिए किया जाता है, और वह है अर्थशास्त्र। अब अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी ये जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौटिल्य, या जिन्हें चाणक्य भी कहा जाता था, जो चंद्रगुप्त के मंत्री भी थे, गुरु भी थे, और उन्हें विजय के लिए प्रोत्साहित करने वाले भी थे। उन्हें सब प्रकार की विद्या एक प्रकार से कौटिल्य या चाणक्य ने ही सिखाई थी। साथ ही मौर्य शासकों का उल्लेख बाद के जैन, बौद्ध और पौराणिक ग्रंथों तथा संस्कृत वाङ्मय में भी मिलता है। यद्यपि उक्त साक्ष्य बड़े उपयोगी है, लेकिन पत्थरों और स्तंभों पर मिले अशोक के अभिलेख प्राय सबसे मूल्यवान स्रोत माने जाते हैं। यानी कि अशोक के अभिलेख जो हैं आपको इस मतलब मौर्य वंश के बारे में जानने के लिए एक सबसे मूल्यवान स्रोत हैं। क्यों? क्योंकि उनकी लिपि पढ़ ली गई है। अशोक ने कलिंग विजय के बाद जिस समय बौद्ध धर्म को ग्रहण किया, उसके बाद उन्होंने जगह जगह पर अपने साम्राज्य में अभिलेख लिखवाए, पत्थरों पर स्तंभ गड़वाए गए जिनके ऊपर अभिलेख लिखवाए गए। कुछ मूर्तियां भी मिलती हैं जिन पर अभिलेख लिखे हुए हैं। तो ये सब जो है मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी देने के लिए काफी हैं। अब देखिए बराबर में एक चित्र दिया हुआ है, सिंह शीर्ष स्तंभ। सिंह शीर्ष स्तंभ अशोक की लाट के नाम से जिसे हम जानते हैं। ये नीचे एक चक्र है। बच्चों हमारे भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उसके बीच में ये चक्र दिया हुआ होता है नीले रंग में, जिसमें 24 जो हैं तिल्लियां हैं, और भारतीय सरकार का ये अशोक की लाट जो है एक प्रकार से राजकीय चिन्ह है।
और इसमें तीन आपको सिंग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसमें हैं 4। एक इस पहले वाले सिंग के पीछे है जो दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये माना जाता है कि अशोक के समय में ये सिंह शीर्ष स्तंभ, यानी कि उन्होंने एक स्तंभ लगवाया और उसमें 4 सिंह बनवाए, जिन्हें कहा जाता है कि चारों दिशाओं में गर्जना करते हुए ये दिखाई दे रहे हैं। चारों दिशाओं में मौर्य साम्राज्य के बारे में या फिर अशोक सम्राट जो चाहते हैं उसके विषय में गर्जना कर रहे हैं। हम नीचे इसमें देखेंगे कि इसमें कुछ पशु भी हैं। पीछे एक बैल या सांड कह सकते हैं आप, और आगे सिंह है सर प्रथम, क्योंकि स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। नीचे से देखिए आप इसे कि उल्टे कमल के ऊपर ये बनाया गया है। उल्टा कमल है, उल्टे कमल के ऊपर इसे पूरा का पूरा बनाया गया है। चलिए अब हम लौटते हैं अपने पैराग्राफ की ओर। अशोक वह पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश, यानी कि अधिकारियों के साथ साथ प्रजा के लिए भी संदेश, प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए। अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से धम्म का प्रचार किया। अभिलेखों के माध्यम से क्या किया अशोक ने? धम्म का प्रचार किया। इनमें बड़ों के प्रति आदर, धम्म अर्थात धर्म, देखिए प्राकृत भाषा में धर्म को धम्म कहा जाता है। इनमें बड़ों के प्रति आदर था, सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता, सेवकों और दासों के साथ उदार व्यवहार तथा दूसरों के धर्मों और परंपराओं का आदर शामिल है। अब नेक्स्ट 3.2 में हम आ जाते हैं साम्राज्य का प्रशासन। देखिए मौर्य साम्राज्य एक विशाल साम्राज्य था और इसका प्रशासन भी उतना ही विशाल था। सिंह शीर्ष के नीचे एक बच्चों दिया हुआ है साइड में कि सिंह शीर्ष को आज क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है, तो मैंने आपको इसके 2-3 पॉइंट बताए हैं, उन्हें आप अच्छे से देख लें वीडियो में, तभी आपको ये क्लियर हो पाएगा। अब साम्राज्य का प्रशासन, देखिए साम्राज्य का प्रशासन काफी विशाल है, जिसे हम जो है कल की वीडियो में ही कवर कर पाएंगे, क्योंकि ये एक विस्तृत टॉपिक है और इसके ऊपर चर्चा करने के लिए भी एक काफी समय चाहिए। तो बच्चों यहाँ तक मेरी पूर्ण आशा है कि आप अच्छी प्रकार से जो है समझ गए होंगे। और बच्चों वर्क जो है पेंडिंग ना रखें, अपना काम उसी दिन का उसी दिन निपटा लें। और इसी आशा के साथ यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।